हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के ऑल एनसीईआरटी ग्राफ्स, यानी जितने भी ग्राफ्स है आपके दोनों सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की जो बुक है उसको मिला के जितने भी ग्राफ्स है उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में बोर्ड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं सभी ग्राफ्स यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा और उसको हम लोग एक एक पॉइंट, उसके एक एक पॉइंट को क्या क्या बोला जाता है वो सारी चीजें अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट स्पेशल वीडियो ऑफ क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी ग्राफ्स। चलिए, एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर कोई डायरेक्ट ग्राफ नहीं गिवन है, पर हम लोग दो थ्योरीज ऐसी है जिसके ऊपर से दो ग्राफ्स बना सकते हैं। अभी वो कौन कौन सी थ्योरीज है तो ध्यान से देख लीजिए। चैप्टर 1 के अंदर सबसे लास्ट में एक थ्योरी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। अभी यहाँ पे मैंने दिस लिख दिया है, एक्चुअली में थिन है, थिन स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको एक चीज पता है कि कोई भी जब थिन स्फेरिकल शेल होता है उसको जब चार्जेस दिए जाते हैं तो वो सरफेस पे जमा हो जाते हैं, यानी सारे चार्जेस सरफेस पे जमा हो जाएंगे। तो हमने थ्योरी के अंदर ये पढ़ा था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और आप जब तक सरफेस तक नहीं पहुंचोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। इसका मतलब यही होता है, अंदर जीरो मतलब सरफेस तक जीरो। सरफेस से बाहर जाने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है, आउटसाइड अगर लिखे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इनसाइड तो जीरो ही है, बाहर कितना हो जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कब? बाहर अगर हम लोग निकालना चाहे, अंदर निकालना चाहे तो कहीं पे भी आप अंदर पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यानी अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो मान लो कि यहां तक जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस आपकी दिखा रही है डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। तो आप अगर ये इसकी रेडियस आप लोग आर मान लो कि ये कैपिटल आर रेडियस है, तो जब तक आप लोग डिस्टेंस आर तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सरफेस पे पहुंचते ही वो क्या हो जाता है, कुछ वैल्यू उसकी मैक्सिमम हो जाती है और फिर सरफेस से दूर जाने पे वो डिक्रीज होता है। यानी अगर यहां पे ये लाइन की बात करी जाए तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये इनसाइड वाली बात है, ठीक है। ये सरफेस पे चल रही है, आर इज इक्वल टू आर का मतलब क्या होता है, ये सरफेस पे है। और जब बाहर जाओगे तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारे जो पॉइंट है इस तरफ वाले वो क्या है, आउटसाइड वाले। तो ये ग्राफ आपको एग्जाम में पूछ ले तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर आपका डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा, ठीक है। अभी उसी तरह चैप्टर 2 के अंदर एक थ्योरी गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। अभी ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, पर उन्होंने जो 6 पॉइंट्स आपको गिवन है कंडक्टर के बारे में, उसमें ये लिखा है कि जब भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाए, अभी उतना तो समझ में आ गया कि वो सरफेस पे हो जाएगा, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बाहर डिस्टेंस बढ़ाने पे यानी सरफेस तक वो वैल्यू सेम रहेगी। अभी वो सेम यानी कितनी रहेगी, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही सब जगह अंदर होता है। जैसे जैसे आप बाहर निकलोगे, सरफेस से दूर जाएंगे तो वो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, वो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि सरफेस तक यानी आर इज इक्वल टू आर वाले पॉइंट तक सरफेस पे जो पोटेंशियल था वही सब जगह अंदर रहेगा, यानी अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट। ये लाइन का मतलब होता है कि आप डिस्टेंस आगे बढ़ा रहे हो, ऊपर नीचे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू का है, यानी यहां पे v इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आप बाहर निकलोगे यानी आउटसाइड के डिस्टेंस की बात करी जाए, सरफेस से जैसे आगे बढ़ोगे बाहर की तरफ तो वो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, वो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो वो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू अपॉन आर। सारा चार्ज आपको सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान के चलना है। शेल थ्योरी हमने शायद ग्रेविटेशन में भी पढ़ी है 11th के अंदर, यहाँ पे भी आती है। तो बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस और यहाँ पे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये दोनों ग्राफ आपको अच्छे से याद रखने हैं। चैप्टर 1 और 2 में कोई भी डायरेक्ट ग्राफ नहीं गिवन है, पर ये दोनों में से कोई भी ग्राफ आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, क्योंकि थ्योरी आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है, अच्छे से समझाई है। चलिए अभी देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के ग्राफ्स। अभी उसके अंदर देखो, ओम्स लॉ के अंदर कोई डायरेक्ट ग्राफ नहीं गिवन है, पर ओम्स लॉ सबको पता है। ओम्स लॉ होता है v प्रोपोर्शनल टू I,
यानी एक क्वांटिटी अगर दूसरे की प्रोपोर्शनल है तो उनका जो ग्राफ मिलेगा इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन वाला मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज होता है। दोनों के बीच का लीनियर रिलेशन वाला ग्राफ है। ये ओम्स लॉ की जो डिवाइसेस होते हैं उनको बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। यानी जो डिवाइसेस ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके लिए ग्राफ ऑलवेज करंट अगेंस्ट वोल्टेज अगेंस्ट करंट का यही रहेगा। ये डिवाइसेस को बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, यहां से ओम्स लॉ भी निकल के आया था, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अच्छा अभी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है? टेक्स्ट बुक में आपको थ्योरी गिवन है, उसमें कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते, कुछ लिमिटेशंस होते हैं उनके ग्राफ के अंदर। ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्या है? नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, तो देखो उसमें सबसे पहला एक रिलेशन, मतलब अगर मान लो कि अगर कोई डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, पर कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं कि एक लिमिट तक तो वो फॉलो करते हैं, फिर वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से ग्राफ उनका ऐसे मिल जाएगा। यानी यहां पे बात ये हो गई कि कुछ लिमिट तक तो वो लीनियर रिलेशन दिखा रहे थे V अगेंस्ट I, एक लिमिट के बाद जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो ऊपर की तरफ तो आपका करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। ये आपका जो ग्राफ एक्चुअली में मिलना चाहिए था, कैसे? सीधा मिलना चाहिए था। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओमिक डिवाइसेस के लिए सीधा मिलना चाहिए था, पर नॉन ओमिक के लिए एक लिमिट के बाद वो लीनियर रिलेशन मेंटेन नहीं होगा। ये उसकी एक क्या हो जाती है, लिमिटेशन है। टेक्स्ट बुक एग्जाम में अगर आपको कोई ग्राफ गिवन हो, आपको बोला जाए विच वन ऑफ दिस इज ग्राफ फॉर नॉन ओमिक डिवाइस, आपको ऑप्शन में ये गिवन हो, ये गिवन हो, तो आपको ध्यान रखना है नॉन ओमिक डिवाइसेस जो है उसमें एक लिमिट के बाद जो आपका लीनियर रिलेशन है वो मेंटेन नहीं रहता, ग्राफ कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलो दूसरा लिमिटेशन था डायोड के लिए। अभी ये जो यहाँ पे दूसरा ग्राफ है वो चैप्टर 14 में भी गिवन है। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे कुछ ग्राफ है। ठीक है, अभी ये ग्राफ जो है चैप्टर 14 में डिटेल में समझाया है, फिर भी मैं अगर आपको समझा दूं तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि सेम वैल्यू के वोल्टेज के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना करंट मिलता है उतने ही नेगेटिव वोल्टेज के लिए उतना ही करंट फिर नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं मिलता। यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि मान लो कि एक वोल्टेज की वैल्यू के लिए कुछ आपको करंट इतना मिल रहा था, तो उतना ही जब मैं वोल्टेज नेगेटिव में लगा देता हूं तो मुझे जो करंट मिल रहा है वो पॉजिटिव जितना नहीं मिल रहा उससे थोड़ा कम मिल रहा है, यानी कोई डिफरेंट वैल्यू का करंट मिल रहा है। यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी है, ये साइड वाला जो ग्राफ है वो फॉरवर्ड बायस है और ये साइड वाला जो ग्राफ है वो रिवर्स बायस है। इसका एग्जाम्पल है डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग याद रखना। तीसरा जो ग्राफ गिवन है I अगेंस्ट V का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बताया है। चलो मैं इसको इससे ड्रॉ करता हूं। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल, कोई डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करता तो एक एग्जैक्ट वैल्यू की वोल्टेज के लिए एक एग्जैक्ट वैल्यू का करंट मिलता। यानी वोल्टेज और करंट का रिलेशन लीनियर है, यूनिक है, सॉरी क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब एक वैल्यू के वोल्टेज पे एक ही करंट मिलेगा या फिर एक करंट की वैल्यू के लिए आपको एक ही वैल्यू का वोल्टेज लगाना पड़ेगा। यहां पे क्या हो रहा है कि अगर आप लोग ये पॉइंट का करंट लेते हो और उसको वोल्टेज से मैच करते हो तो आप देख पा रहे हो कि ये करंट की वैल्यू के लिए वोल्टेज ये भी मिल रहा है, यहां पे इतना भी वोल्टेज मिल रहा है और यहां पे इतना भी वोल्टेज मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ही करंट की वैल्यू पे वोल्टेज की एक से ज्यादा वैल्यूज मिल रही है। यानी रिलेशन बिटवीन I एंड V इज नॉट यूनिक। ये जो रिलेशन रहना चाहिए था यूनिक, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो यूनिक नहीं रह रहा। इसका मतलब ये उसकी एक लिमिटेशन है। इसका आपको एग्जांपल याद रखना है, गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, टेक्स्ट बुक में गिवन है गैलियम आर्सेनाइड। तो ये हो गए आपके 4 ग्राफ ओम्स लॉ के। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी देखते हैं ग्राफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के। ठीक है, अभी उसमें आपको टेक्स्ट बुक में 3 ग्राफ्स गिवन है, तीनों में आपको जो ग्राफ गिवन है रेजिस्टिविटी रो,
अगेंस्ट टेम्परेचर के, रेजिस्टिविटी अगेंस्ट टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको समझने हैं। अभी 3 अलग अलग क्यों गिवन है, तो सबसे पहला जो ग्राफ है उसमें आप लोग देख पा रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी ये ग्राफ आपका ऐसे ऊपर जा रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, वो किसके लिए है, तो वो है आपका कॉपर जैसे मेटल्स के लिए। यानी कॉपर जैसे मेटल्स में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब है करंट फ्लो कराना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस लगने लगेगा, ठीक है। उसी तरह जो दूसरा ग्राफ गिवन है वो निक्रोम जैसे अलॉयज के लिए गिवन है। अभी निक्रोम के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है, पर जितना चेंज कॉपर जैसे मेटल्स में आता था उतना चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है, पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वीकली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड तो कर रहा है पर उतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया फिर भी रेजिस्टिविटी में बहुत ही थोड़ा चेंज आ रहा है ऊपर की तरफ। तो निक्रोम के लिए भी वो इंक्रीज ही होता है, पर जितना कॉपर जैसे मेटल में होता था उतना यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। तीसरा ग्राफ है सेमीकंडक्टर के लिए। अभी आपने अगर चैप्टर 14 अच्छे से समझा है तो ये ग्राफ समझ में आ जाएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज्यादा कंडक्ट करा पाएगा वो करंट को, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, होल्स बढ़ जाएंगे, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर के अंदर उल्टी कहानी है। मेटल्स में होता था कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है यानी करंट फ्लो कराना मुश्किल हो जाता है। सेमीकंडक्टर में वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है, यानी स्टार्टिंग में इतने टेम्परेचर पे वो इतनी वैल्यू की रेजिस्टिविटी थी और जब टेम्परेचर इतना कर दिया तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होके इतनी हो गई। यानी यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर और कॉपर जैसे मेटल के लिए इंक्रीज हो रही है। निक्रोम जैसे अलॉयज के लिए वो इंक्रीज तो हो रही है पर वीकली डिपेंडेंट है, उतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक आपको ग्राफ गिवन है एग्जांपल नंबर 4.8 के अंदर, जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अभी करंट कैरिंग वायर में क्या होता है कि समझ लो कि एक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का जिसकी कुछ रेडियस है a के बराबर, स्मॉल a, ठीक है। उसमें से कोई करंट फ्लो हो रहा है I जितना। तो अभी इसके अंदर जो करंट ड्यू टू आपका जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है ड्यू टू करंट, वो सेंटर से डिस्टेंस चेंज करने पे कैसे चेंज होगा, यानी सेंटर से सरफेस तक पहुंचने पे क्या होगा, सरफेस से बाहर जाने पे क्या होगा। तो आपको एक ग्राफ यहाँ पे याद रखना है कि जैसे जैसे सेंटर से आप लोग सरफेस की तरफ बढ़ रहे हो, सरफेस की तरफ का मतलब क्या होता है, ये a डिस्टेंस तक, a डिस्टेंस कहाँ पे है, सेंटर से सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है B प्रोपोर्शनल टू R। और जैसे ही आप लोग किसी बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो वहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ की अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, यानी यहां पे मिलेगा B प्रोपोर्शनल टू 1/R। अभी आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे निकालना है B इज इक्वल टू μ0I/2πr। एम्पियर सर्किटल लॉ का याद रखना है, फिर जो अंदर वाला फॉर्मूला है उसको आप लोग डिराइव कर सकते हो। न्यूमेरिकल के अंदर आपको अच्छे से समझाया गया है। ग्राफ के लिए आपको याद रखना है सेंटर से सरफेस की तरफ जाने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, बाहर डिक्रीज होता है। अगर आप यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई करते थे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, बाहर फिर यही ग्राफ सेम मिलता था आपको, ठीक है। पर यहाँ पे कहानी अलग है, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है पर सेंटर से आगे बढ़ने से वो क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो ये ग्राफ आपको अच्छे से याद करना है चैप्टर नंबर 4 में से। चलिए उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक आपको ग्राफ गिवन है जो है आपका हिस्टेरेसिस लूप। अभी हिस्टेरेसिस लूप क्या है, तो वो ग्राफ है B अगेंस्ट H का। किसका ग्राफ है, B अगेंस्ट H का ग्राफ है। अभी इसके अंदर आपको जनरली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि H इंक्रीज करने से आपका B बढ़ रहा है, एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, वो बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है।
अभी यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, वो है आपका एक बी पॉइंट को क्या कहा जाता है और सी पॉइंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है आप ध्यान से देख लीजिए कि बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की जो वैल्यू है 0 नहीं है, पर अगर आप लोग ये पॉइंट को यहाँ पे मैच कर रहे हो तो एच क्या है आपका 0 है। बी पॉइंट पे बी इज नॉट इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट को बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसको क्या बोला जाता है, रिटेंटिविटी। यानी अगर आप H 0 कर देते हो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होता था वो 0 नहीं होता था, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, उसी तरह सी पॉइंट यानी बी को अगर आप लोग यहां पे मैं लिख दूं तो बी को बोलते हैं क्या, रिटेंटिविटी, और उसी तरह जो सी पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, कोअर्सिविटी। कोअर्सिविटी। अभी सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो H की वैल्यू 0 नहीं है यानी H की कुछ वैल्यू मिल रही है, पर अगर आप लोग B की वैल्यू देखो तो यहां पे वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो C पे क्या हो रहा है, H नॉट इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं कोअर्सिविटी। इसको क्या बोलते हैं, कोअर्सिविटी। तो बस इतना आपको याद रखना है। ये ग्राफ डायरेक्टली ग्राफ तो जनरली नहीं पूछते, पर आपको एमसीक्यूज के लिए ग्राफ को भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जिसमें सबसे ज्यादा ग्राफ्स है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। अभी आपको सबसे पहला जो ग्राफ ड्रॉ करना होता था वो होता था आपका करंट वोल्टेज वाला फेज डिफरेंस का ग्राफ। अभी उसमें होता क्या था कि हमने बोला था कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जब एसी सोर्स लगाते हैं तो उसमें एसी वोल्टेज अप्लाई करना होता है, यानी एसी वोल्टेज ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये वोल्टेज का ग्राफ है और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वीएम की है, यानी यहां पे मैं लिख देता हूं ये वोल्टेज का ग्राफ है, यहां पे लिख देता हूं। अच्छा, जब आपने इसके करंट का फॉर्मूला निकाला था, मैंने अच्छे से पढ़ाया भी है इसको थ्योरी के अंदर, तो आपको पता है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते थे, यानी जो पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है वही पॉइंट पे करंट भी मैक्सिमम होगा, और जो पॉइंट पे वोल्टेज 0 हो रहा है वही पॉइंट पे करंट भी 0 होगा। पर फर्क ये होता था कि IM इज इक्वल टू VM अपॉन R, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी क्योंकि उसको R से डिवाइड करना है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलता था। यहां पे है आपका IM और ये जो रेड वाली लाइन है वो दिखा रही है आपका करंट, यहां पे मैं लिख देता हूं उसको I। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों सेम फेज में है। ठीक है, साथ साथ में आपको इसका फेजर डायग्राम भी याद रखना। अभी फेजर डायग्राम क्या होता था कि आपको वेक्टर्स ड्रॉ करने होते थे। ठीक है, अगर दोनों सेम फेज में है तो वोल्टेज वाली लाइन का फेजर वोल्टेज फेजर ये मिलेगा और करंट फेजर भी उसके ऊपर ही मिलेगा, पर उसकी वैल्यू छोटी होगी, करंट फेजर की वैल्यू छोटी होगी। आपको ये चीज याद रखनी है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग वेक्टर्स को फेजर बोला जाता है। रेजिस्टर के लिए ये दोनों ग्राफ्स याद रखने। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे जगह है तो मैं दूसरा भी कर लेता हूं। दूसरा ग्राफ था एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। इंडक्टर का पहले कर लेते। तो देखो इंडक्टर में क्या होता था, करंट π/2 जितना पीछे होता था, यानी अगर मैं ये वाला फेज वाला ग्राफ इंडक्टर के लिए ड्रॉ करता हूं तो ध्यान से समझना, आपको वोल्टेज तो वही वाला लगाना है, वोल्टेज तो आपको वही वाला लगाना है। ठीक है, ये वोल्टेज तो वही वाला लगाना है और यहाँ पे V की मैक्सिमम वैल्यू भी ये होगी। पर जब आप फॉर्मूला लिखते थे तो आपको पता है थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इंडक्टर के अंदर करंट लैग करता है π/2। अभी π/2 का मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट 0, जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज नीचे मैक्सिमम होगा तो 0। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपका करंट ऑलरेडी π/2 जितना पीछे है। पीछे यानी जब वोल्टेज 0 है तो करंट नेगेटिव में मैक्सिमम से चालू होगा, और ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको ऐसे। यानी यहां पे मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पे करंट वाली लाइन 0 को टच कर रही है, जहां पे वोल्टेज 0 हो गया वहां पे करंट आपका ये I मैक्सिमम बन गया, जहां पे वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम बना वहां पे करंट वापस 0 हो गया, और जहां पे वोल्टेज वापस 0 बना करंट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम बन गया। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका जो है π/2, करंट क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है
बाय पाई बाय टू, करंट पाई बाय टू से लैग कर रहा है, ठीक है। चलो अगर मैं इसका फेजर ड्रॉ करता हूं तो फेजर मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा कि वोल्टेज वाला फेजर तो आपको एक ही जगह रखना है। अभी हमने बताया कि करंट लैग कर रहा है पाई बाय टू से, यानी करंट का फेजर उससे पाई बाय टू जितना पीछे होगा। ये जो डिफरेंस निकल के आएगा ये फाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, यानी फेजर्स हमारे ऐसे रोटेट कर रहे होंगे, यानी दोनों एक दूसरे से ऐसे है। जब रोटेट करेंगे तो वोल्टेज ऑलवेज आगे रहेगा, किसी भी कंडीशन में वोल्टेज पाई बाय टू जितना आगे रहेगा। तो इतना आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अभी नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। उसमें भी वापिस अगर हम लोग फेज डिफरेंस वाला ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें कुछ इस तरीके से मिलता था कि उसको वापिस एसी वोल्टेज अप्लाई करना था। ये वोल्टेज वाली लाइन है, ये V मैक्सिमम है और यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस V मैक्सिमम और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग उसको वोल्टेज अप्लाई करते थे तो जो करंट मिलता था वो फेज डिफरेंस पाई बाय टू करंट लीड करता था। इधर करंट लीड्स बाय पाई बाय टू, यानी करंट पाई बाय टू जितना आगे है, और पाई बाय टू आगे होने का मतलब है एक वैल्यू जब 0 होगी तब दूसरी मैक्सिमम होगी, यानी करंट ऑलरेडी मैक्सिमम से चालू होगा। फिर जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट यहाँ 0 पे आएगा, जब वोल्टेज 0 तो करंट नीचे मैक्सिमम, जब वोल्टेज नीचे मैक्सिमम तो करंट 0, और वापिस यहाँ जहां से शुरू हुआ था वहां पे आ जाएगा। तो ग्राफ आपको कुछ ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे। यानी यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये करंट का ग्राफ है और यहाँ पे आपका करंट लास्ट में आके मैक्सिमम बन रहा है, और वो स्टार्ट भी हुआ था मैक्सिमम से ही, एक बार नीचे क्या हुआ माइनस IM। यानी आप ध्यान से देखो तो एक चीज आपको और अच्छे से याद रखनी है, IM इज इक्वल टू VM अपॉन XC। करंट की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से तो छोटी होगी, पर पाई बाय टू जितना आगे होने से जब आपका वोल्टेज इनिशियली 0 था तो करंट ऑलरेडी मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जो चेंजेस आने चाहिए साइन ग्राफ के अकॉर्डिंग वो चेंजेस आ जाते हैं, ग्राफ आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फेजर डायग्राम इसका देखें, फेजर डायग्राम अगर इसका देखें तो देखो वोल्टेज आपको ऑलवेज एक ही जगह ड्रॉ कर लेना है। अभी आपका करंट आगे है, करंट लीड कर रहा है, तो करंट आपका पाई बाय टू जितना आगे मिलेगा। फाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, और ऐसे रोटेट करेंगे वेक्टर्स तो करंट ऑलवेज क्या रहेगा, आगे रहेगा। ये हो गया कैपेसिटर के लिए, ठीक है। अभी LCR AC सर्किट, सीरीज LCR AC सर्किट, तो सीरीज LCR सर्किट में होता था तीनों कंपोनेंट्स को सीरीज में कनेक्ट करना था, ठीक है। तो मैंने थ्योरी में अच्छे से समझाया था कि तीनों कंपोनेंट्स L, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो तीनों में करंट सेम होगा। अभी आपको इसका फेजर डायग्राम याद रखना है। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे करंट सेम है तो मैं करंट वाला फेजर ड्रॉ कर लेता हूं, उसके ऊपर से आपको तीनों की वोल्टेज के फेजर ड्रॉ करने। तो तीन जो इंडिविजुअल ग्राफ्स हमने देखे उसमें हमने ये देखा कि रेजिस्टर का वोल्टेज फेजर करंट के साथ होता था, यानी रेजिस्टर के केस में करंट वोल्टेज सेम फेज में। पोटेंशियल कैपेसिटर में क्या होता था, करंट आगे होता था, यानी वोल्टेज पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा, और इंडक्टर में करंट पीछे होता था, यानी इंडक्टर का वोल्टेज आगे ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो डिफरेंस होता है करंट के साथ दोनों का वो 90 होता है, यानी एक में वोल्टेज पीछे है, एक में वोल्टेज आगे है। देखो जैसे यहां पे हमने ड्रॉ किया ना कि कैपेसिटर के लिए वोल्टेज पीछे, करंट आगे। अगर मैं यही ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे, यानी मैं अगर यहां पे करंट ड्रॉ करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज मेरा पीछे आ जाएगा, इधर ये 90 रहेगा। मैं उसको घुमा के ड्रॉ कर रहा हूं इधर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सिंपल सी बात है, कैपेसिटर के वोल्टेज से करंट पाई बाय टू आगे, और वोल्टेज इंडक्टर के थे उससे करंट पाई बाय टू पीछे। ये दोनों साइड जो डिफरेंस है पाई बाय टू, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिजल्टेंट वाला ग्राफ ड्रॉ किया था, यहां पे हमने VC ग्रेटर देन VL माने, अगर यानी अगर हम लोग उसको कैपेसिटिव सर्किट मानते थे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता था कि यहां पे एक लाइन बन जाती थी VC माइनस VL, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है। चलो यहां पे तो वही रहेगा, यहां पे तो आपका VR रहेगा ही और यहां पे आपका करंट भी रहेगा। तो इसपे से जो रिजल्टेंट निकल के आता था कुछ इस तरीके से, रिजल्टेंट जो निकल के आता था, रिजल्टेंट वोल्टेज कुछ इस तरीके से। तो यहां से आप देखो तो फाइनल रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच अभी भी कुछ फेज डिफरेंस है, जिसको क्या बताना है आपको, फाई बताना है। यानी इसपे से एक ट्राइंगल भी हमने निकाला था, ट्राइंगल हमने निकाला था फाई जितना फेज डिफरेंस। यहाँ पे VC माइनस VL, सॉरी XC माइनस XL भी कर सकते हैं, VC माइनस VL भी कर सकते हैं, यहाँ पे VR और यहाँ पे कैपिटल V।
और यही ग्राफ जब हम लोग इम्पीडेंस के केस में ड्रॉ करते थे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता था, यानी ट्राइंगल VC माइनस VL की जगह XC माइनस XL, VR की जगह R और फाइनल वोल्टेज की जगह यहाँ पे इम्पीडेंस Z आ जाता था। ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, मैंने ट्राइंगल भी समझा दिए और ग्राफ तो आपको करना ही। अभी एक ही ग्राफ बचता है इसमें रेजोनेंस का, जिसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर नंबर 7 में एक लास्ट ग्राफ बचा है रेजोनेंस का। रेजोनेंस का ग्राफ का मतलब ये है कि ओमेगा जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी एक वैल्यू के ऊपर करंट मैक्सिमम बन जाता है। यानी अगर आप लोग ये ग्राफ का पीक देख रहे हो तो वहां पे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मिलती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उस पे जो करंट मिलता है वो ये पीक पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। कौन सी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC। फॉर्मूला क्या है, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC। अच्छा, अभी यहां से एक दो चीजें और पूछी जाती है कि अगर मान लो कि एक ग्राफ आपको इसी के अंदर ऐसे ड्रॉ करके दे दिया जाए, तो यहां पे आपको ये बताना होता है कि ऊपर वाले और नीचे वाले ग्राफ में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। तो आपको एक चीज पता है कि IM इज इक्वल टू VM/R। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम होगा। तो दोनों ग्राफ में आप देख लो कि नीचे वाला जो ग्राफ है उसका करंट कम है कंपेयर टू दी ये ऊपर वाला ग्राफ। तो यहां पे अगर आपको दे दे R1 रेजिस्टेंस इसका, R2 रेजिस्टेंस इसका, तो इसका आंसर आएगा R2 ग्रेटर देन R1, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से मैक्सिमम करंट कम हो जाता है। और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बस ये ग्राफ आपको याद रखना है। चैप्टर 7 के सारे ग्राफ्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी देखते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। अभी एक्चुअली में एक तरीके से ग्राफ तो नहीं कहा जा सकता, पर इसमें से MCQs बनते हैं और इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ डायरेक्शंस का आपको ध्यान रखना है, तो इसको इसलिए मैंने ग्राफ में इंक्लूड किया है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबको पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन जो डायरेक्शन में होते हैं उसकी परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो वो हो रहा है आपके ऊपर और नीचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो हो रहे हैं वो है अंदर बाहर वाली डायरेक्शन, ये बाहर और ये अंदर। यानी यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन सिंपल सा पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होती है, तो वो होती है E क्रॉस B की डायरेक्शन। E क्रॉस B यानी यहां पे E आपका Y एक्सिस यानी J कैरेट क्रॉस आपका मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस यानी K कैरेट, तो आपका वेव जाएगा J क्रॉस K यानी I डायरेक्शन में। आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए, तो आपका वेव जा रहा है I डायरेक्शन में, यानी ये वेव्स अभी ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऊपर नीचे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर बाहर हो रहा है। तो पूरा का पूरा जो वेव प्रोपोगेट कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, एक्स एक्सिस की यानी आई कैरेट की डायरेक्शन में। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कभी कभी आपको यहाँ पे y दे दिया होता है, यहाँ पे z दिया होता है, यहाँ पे x दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूछ ले कि इन द गिवन फिगर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी एक्सिस पे क्या फील्ड है। उसके बाद आपको ई क्रॉस बी करना है, फिर जो भी डायरेक्शन में ई क्रॉस बी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, फाइनल आंसर मिलेगा वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद सेमेस्टर 2 के अंदर जो चैप्टर नंबर 9 है पहला, उसके अंदर एक ही ग्राफ है जो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन अगेंस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्रिज्म वाली जो थियोरी है उसके अंदर एक ग्राफ गिवन है। अब ये जो डेल्टा क्या है वो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन कब मिनिमम होता है। तो मिनिमम डेविएशन का केस हमने देखा था I इज इक्वल टू ई के ऊपर जो डेल्टा होता है वो डेल्टा मिनिमम के बराबर। यानी आप यहां ध्यान से देखो कि हर एक पॉइंट पे, यानी ये ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है, उसके हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन की कुछ वैल्यू है, ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे हो रहा है, यानी यहाँ पे जो डेल्टा हो रहा है वो है आपका डेल्टा मिनिमम के बराबर। एंगल ऑफ डेविएशन ये पॉइंट पे कितना है, डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू ई के बराबर। तो बस इतना आपको याद रखना। अब इसका फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है चैप्टर नंबर 9 के अंदर, थ्योरी हमने पढ़ी है, इतना आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।
चलिए अभी बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो इंटेंसिटी अगेंस्ट पाथ डिफरेंस के ग्राफ है उसके बारे में। अभी यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट होते थे, एक होता था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इंटरफियरेंस पैटर्न का था, और एक होता था सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो डिफ्रैक्शन का था। अभी हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है कि इंटरफियरेंस पैटर्न में सभी की सभी जो ब्राइट फ्रिंजेस होती है उनकी विड्थ सेम होती है, यानी इंटेंसिटी सेम होती है, और उसकी कुछ पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस पे वो इंटेंसिटी बनती है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ऐसे ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ये वाला ग्राफ दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड, यानी जो भी ब्राइट फ्रिंज बन रही है सबकी मैक्सिमम इंटेंसिटी सेम है, यानी सभी की सभी फ्रिंजेस की विड्थ सेम है, ठीक है। और वो कितनी पाथ लेंथ कितने पाथ डिफरेंस पे होती थी, तो वो पाथ डिफरेंस 0 पे भी होता था, फिर जो दूसरी ये वाली बनती थी ये होता था लैम्डा के ऊपर, फिर होता था आपका 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस तरीके से आपका पाथ डिफरेंस अगेंस्ट इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी अगेंस्ट पाथ डिफरेंस का ग्राफ बनेगा। अच्छे से आपको समझना है, मेन चीज है इंटेंसिटी सबकी मैक्सिमम सेम होती है, सभी ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती है। पर जब डिफ्रैक्शन की बात की जाए तो डिफ्रैक्शन में कहानी बदल जाती थी। डिफ्रैक्शन के अंदर बीच वाली की इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे साइड में जाने से वो डिक्रीज होती थी, ऐसे दोनों साइड वो इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती थी। जैसे जैसे सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते थे वो इंटेंसिटी डिक्रीज होती थी। यानी अगर आप लोग यहां से ऐसे भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, ऐसे मैच कर लो टॉप पॉइंट्स को, तो कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है ग्राफ, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे जो मिल रहा है ऊपर क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये ग्राफ्स आपको दोनों के लिए याद रखने हैं, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्राफ वाइज जो है आपका चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपको 4 ग्राफ्स गिवन है, सबको अच्छे से समझेंगे। उसमें सबसे पहला ग्राफ है फोटो करंट अगेंस्ट इंटेंसिटी का। अभी इंटेंसिटी क्या होती है, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट, कितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन सरफेस पे गिरेंगे उसको क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप एक बात समझो कि जितने ज्यादा फोटोन्स गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। पर यहां पे कंडीशन ये होती थी कि एट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कहानी आपको पता होनी चाहिए, मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए फोटोन के पास, वरना आप इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा है तो आप जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, क्योंकि आप एक चीज याद रखो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक फोटोन से एनर्जी ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से एनर्जी ले सकता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटोन्स, जितने ज्यादा फोटोन्स इंसिडेंट होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उतना ज्यादा करंट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो करंट, ठीक है। चलो दूसरी बात है फोटो करंट अगेंस्ट पोटेंशियल ऑन कलेक्टर प्लेट। अभी आपको कहानी पता होनी चाहिए, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल आप पॉजिटिव रखोगे तो जो एमिट हुए इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी करंट बढ़ेगा, और जब इसको नेगेटिव रखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करेगा, यानी करंट डिक्रीज होगा। एक वैल्यू पे वो सारे इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल कर देगा तो करंट 0 हो जाएगा, और एक पॉजिटिव की वैल्यू पे जब वो सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं फिर आपको समझा रहा हूं। तो सुनो यहां पे क्या होता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। अभी यहां पे कहानी क्या हो रही है कि 0 वोल्टेज, यानी यहां पे 0 पोटेंशियल है, आप ध्यान से समझिए, पोटेंशियल वाली एक्स एक्सिस पे वो 0 है। ये ग्राफ अगर आप यहां पे देखो तो आपका पोटेंशियल 0 होने पे भी करंट 0 नहीं हो रहा। अभी थ्योरी में कहानी ये होती थी कि कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे, यहां ये समझ लो, ये राइट हैंड मेरा एमिटर है, ये लेफ्ट हैंड कलेक्टर है, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनको सामने से अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, 0 पोटेंशियल पे भी वो अपने आप सामने चले जाते थे, यानी 0 पोटेंशियल पे भी कुछ करंट मिलता था। फिर जब मैं इसको पॉजिटिव में बढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो एमिट करेगा। एक पॉइंट पे क्या होगा कि जब सभी इलेक्ट्रॉन को वो एमिट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर करंट बढ़ना बंद हो जाएगा। यानी आप ध्यान से देखो, पोटेंशियल 0 पे करंट मिल रहा है, फिर जब आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, पर ये पॉइंट के बाद वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है, यानी करंट आपका यहां पे मैक्सिमम हो गया।
यानी उसके बाद आप जितना भी पोटेंशियल राइट में बढ़ा लो करंट ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा, ये मैक्सिमम करंट हो गया। पीछे कहानी क्या हो रही है कि आप जब नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाओगे तो पोटेंशियल की एक वैल्यू के ऊपर आपका करंट पूरा गिर के क्या हो जाएगा, जीरो, जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ वोल्टेज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ। अभी यहाँ पे कंडीशन थी, आपको ग्राफ 3 अलग अलग इंटेंसिटी के लिए गिवन है। तो इंटेंसिटी से कहानी ये बनती है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, यानी करंट बढ़ता है, जो पहले ग्राफ में देखा, पर उसको रोकने के लिए सामने ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल नहीं लगाना पड़ता। अभी आपको इसके लिए थ्योरी पढ़ लेनी है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको मैं ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूं कि होता क्या है कि अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए ग्राफ ऐसे मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे इंटेंसिटी I1 ले लो, I2 ले लो, I3 ले लो, ये इंटेंसिटी का I है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको एक चीज पता है कि जहां पे करंट ज्यादा मैक्सिमम होगा, यानी जहां पे करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ऊपर वाले में इतनी है, फिर यहाँ पे इतनी है और सबसे कम यहाँ पे है, तो जिसमें वैल्यू करंट की ज्यादा होगी, फोटो करंट की, उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है इंटेंसिटी करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 1 वाले की ज्यादा, उससे कम 2 वाले की और उससे कम 3 वाले की, पर सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इसका रीजन आपको थ्योरी में पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता, वो फ्रीक्वेंसी से बदलता है। इतनी चीजें आपको समझ लेनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद डिस्कस करेंगे 2 और इंपॉर्टेंट ग्राफ को। उसमें सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी आपने अभी जो ग्राफ ड्रॉ किया था मैंने यहाँ पे दूसरा, वो था अलग अलग इंटेंसिटी की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा कि इंटेंसिटी बदलने से करंट बदलता था, यानी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाले की सबसे मैक्सिमम करंट, उससे कम इंटेंसिटी तो करंट उससे कम, और सबसे कम इंटेंसिटी का करंट सबसे कम था। ठीक है, पर सब पीछे एक ही जगह पे मैच हो रहे थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता था फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। आप इसका क्या करो, यहां पे आप लोग एक चीज याद रखो कि इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम रखो और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखो। यानी लास्ट वाले में आपको मेंशन करना है तो कर देना इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, तो मैं लिखना भूल गया था उसमें, तो आप लिख देना फ्रीक्वेंसी अलग सेम थी उसमें, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिल रहा था। इंटेंसिटी अलग अलग थी तो करंट अलग अलग मिल रहा था। ठीक है, अभी इंटेंसिटी सेम है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सुनो, मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो कि आपको एक ग्राफ ऐसे मिल गया, ये किसी एक फ्रीक्वेंसी पे मिला, मान लो कि वो है F1। अभी अगर आप लोग सेम इंटेंसिटी की फोटोन लेते हो, सेम इंटेंसिटी का लाइट लेते हो, पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना रोकने के लिए उसको, मतलब उसको उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना रोकने के लिए ये जो कलेक्टर प्लेट थी उस पर और नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। वापिस सुनो, फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी, जितनी फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन को जब ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव करना पड़ेगा। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यानी अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी F2 है तो यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और अगर मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। यानी यहाँ पे पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी 3 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को और नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करी जाए तो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 3, उससे कम 2 और सबसे कम फ्रीक्वेंसी F1। क्योंकि मतलब ये हो रहा है कि आप और ज्यादा नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहे हो, क्यों और ज्यादा नेगेटिव लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास। और ज्यादा एनर्जी क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पर सबकी इंटेंसिटी सेम होने की वजह से मैक्सिमम करंट किसी में ऊपर नीचे नहीं है। इंटेंसिटी सेम तो करंट सेम, फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव की तरफ ले जाना पड़ेगा। अच्छे से आप इसको समझ लेना। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल कब लगाना पड़ता है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई यहां से कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में लगाना है। ठीक है, पर उसमें भी एक कंडीशन मैंने पहले ग्राफ में लिखी थी कि जो फ्रीक्वेंसी है एटलीस्ट आपकी थ्रेशोल्ड के जितनी तो होनी चाहिए। ठीक है, यानी मान लो कि एक मेटल को मैं फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेक करना मुझे। ठीक है, यानी मुझे ये चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो मैं फ्रीक्वेंसी इनिशियली बढ़ा रहा हूं तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगाना पड़ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहा। पर जब मैं उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दूंगा फिर इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो उसके बाद जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल
बढ़ जाएगा। यानी ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है उसमें फ्रीक्वेंसी तो है, यानी इतनी ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगाना पड़ रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहा। पर जब मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं और उसके बाद जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ रहा है। ये वैल्यू की बात चल रही है, एक्चुअली में वो क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छा अभी दूसरी बात ये होती है कि अलग अलग मेटल्स के लिए वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। यानी अगर मैं दूसरे मेटल की बात करूं तो दूसरे में ऐसा नहीं होगा कि यही फ्रीक्वेंसी के बाद वो एमिट हो जाए। दूसरे में ऐसा भी हो सकता है कि यहां से स्टार्ट किया और यहां तक एमिट नहीं हुआ, फिर जाके एमिट हुआ। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये दूसरे मटेरियल की, ये पहले मटेरियल की, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन अ मटेरियल। तो यहां पे किसकी ज्यादा है, F02 ग्रेटर देन। चलिए उसके बाद एटम्स के अंदर एक ग्राफ आपको गिवन है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स अगेंस्ट स्कैटरिंग एंगल। यानी हमने ये समझा था कि जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर होता है गोल्ड फॉइल से, ठीक है, यानी अल्फा पार्टिकल जब उसकी तरफ जा रहे हैं तो हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। कुछ ही अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका 1 डिग्री से ज्यादा डेविएशन होता है। यानी हमने देखा था कि 0.14% ही ऐसे होता है जो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट, और 1 in 8000 ही ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा 90 से ज्यादा डेविएशन कर रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं। यानी छोटे एंगल पे, कम एंगल पे स्कैटरिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर हो रहा है उनका नंबर ज्यादा है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहे हैं, और ज्यादा एंगल पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहे हैं। यानी स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो बस ये ग्राफ आपको अच्छे से समझना है। न्यूक्लियाई के अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। सबसे पहला जो ग्राफ है वो है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट एटॉमिक मास नंबर का। अभी इसके अंदर आपको रफली डायग्राम याद रखना है, रफली शेप याद रखना है ग्राफ का, सारी वैल्यूज रटनी नहीं होती, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए थे कि जब आपका एटॉमिक मास नंबर लेस देन 30 एंड एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 170 के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, और जो बीच वाले नंबर होते हैं एटॉमिक मास नंबर बिटवीन 30 एंड 170 वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट एंड मोर। यानी आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करा और वो बहुत कम वैल्यू की बाइंडिंग एनर्जी है, यानी ये वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है, और पीछे जाके भी वो डिक्रीज होती है। यानी 30 से कम वालों के लिए, 170 से ज्यादा वालों के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस है, पर जो बीच में आप पोर्शन देख रहे हो, बीच वाली जो लाइन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। ऑलमोस्ट स्ट्रेट होने का मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और वो वैल्यू भी क्या है, बाकी के कंपेयर ज्यादा, यानी स्टार्टिंग में भी कम है, पीछे भी वो डिक्रीज हो रही है, और बीच वाले पोर्शन में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कहां से कहां तक के एटॉमिक मास नंबर के लिए, तो वो भी याद रखना है 30 से 170 के लिए। अभी इसमें आपको रफली डायग्राम याद रखना है, मेन चीज याद रखना है सबसे ज्यादा वो किसके लिए है, Fe के लिए वो सबसे ज्यादा है, और पीछे यूरेनियम है वो आपको याद रखना है, यानी यूरेनियम तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर फोर्सेस। अभी न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर आपकी जो कहानी है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियंस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको एक बात याद रखनी है कि जब दो न्यूक्लियंस होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी रेडियस होती है, ठीक है, यानी ये एटम हो गया, उसका ये न्यूक्लियस हो गया, और उसकी भी कुछ रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी सिंपल सी होती है कि जब आपके दो न्यूक्लियंस 0.8 फेम्टोमीटर, यानी जो दो न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस अगर 0.8 फेम्टोमीटर से कम है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और जब वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, यानी जब वो डिस्टेंस बढ़ेगा r ग्रेटर देन 0.8 फेम्टोमीटर, तो वो एक दूसरे को वापस क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। सिंपल सी कहानी है। यानी आपको याद रखना है कि जब ये डिस्टेंस आपका 1 से कम, यानी यहाँ पे एग्जैक्टली 0.8 है, ठीक है, एग्जैक्टली 0.8 है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच की क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 0.8 तक, फिर क्या हो रही है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल से आपको ये बातें याद रखनी है। अगर दो न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस, ऐसे दो न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस अगर आपका 0.8 फेम्टोमीटर से कम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ज्यादा है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो ग्राफ आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चलिए अभी बात करते हैं चैप्टर 14 के ग्राफ्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला है पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अभी आप ध्यान से देखो तो ये ग्राफ हमने चैप्टर नंबर 3 में
ओम्स लॉ के लिमिटेशन में देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि ये डायोड के लिए है और ये वाला चैप्टर 14 में आएगा। तो देखो यहाँ पे वही ग्राफ रिपीट हो रहा है। इसमें आपको चीजें याद रखनी थी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है ये फॉरवर्ड बायस वाला है, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस, और यहाँ पे नेगेटिव वाला क्या है, रिवर्स बायस है। क्या है, रिवर्स बायस। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि फॉरवर्ड में करंट ज्यादा होता है मिली एम्पियर का कंपेयर टू दी करंट इन रिवर्स बायस जो है आपका माइक्रो एम्पियर का। ठीक है। उसकी बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्टार्टिंग में जो करंट होता है वो वोल्टेज के ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है, यानी आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो नेगेटिव में पर करंट इंक्रीज नहीं हो रहा उतना ज्यादा, तो ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और एक पॉइंट के बाद जब वो अचानक से बढ़ जाए नीचे की तरफ तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो बस इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें आपको यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर पूछ ले सीधा फॉरवर्ड का, सीधा रिवर्स का, या फिर साथ में पूछ ले तो आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम है यहाँ पे कि जहां अचानक से करंट बढ़ जाता है, इसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, नी वोल्टेज, तो ये नाम आप लोग याद रखना। ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्राफ्स रेक्टिफायर के। तो रेक्टिफायर में क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो समझ में आ जाएंगे, नहीं पढ़ी तो आपको अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक है। तो हाफ वेव में एक ही डायोड होता है, यानी एक इनपुट होता है, उसके सामने आपको एक आउटपुट मिलता है। अभी आउटपुट कैसे मिलेगा तो ध्यान से सुनो। यहां पे होता क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड हाफ साइकिल के ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस होता है, हाफ साइकिल के ड्यूरिंग रिवर्स बायस होता है। तो जो आपको आउटपुट मिल रहा है, जब ये वाला हमारा फॉरवर्ड था ऊपर तब हमें मिलेगा आउटपुट, पर जब ये नीचे जाएगा रिवर्स बायस में तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर जब वापस फॉरवर्ड में जाएगा तो आउटपुट मिलेगा, फिर जब रिवर्स में जाएगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी आप ध्यान से देखो तो जो पॉजिटिव ऊपर वाला पार्ट है उसी के ड्यूरिंग आपको आउटपुट मिल रहा है, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, इतना आपको याद रखना है। ठीक। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि दो डायोड होते हैं, ए डायोड एंड बी डायोड, दो में इनपुट देने होते हैं, पर जब एक में फॉरवर्ड इनपुट होता है तब दूसरे में रिवर्स इनपुट, फिर जब पहले का इनपुट रिवर्स बनता है दूसरे का फॉरवर्ड। तो जब आप आउटपुट की बात करते हो तो आप ध्यान से देखो कि पहले हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा, तो देखो दोनों में से जो ऊपर वाला है वो ये टाइम के ड्यूरिंग फॉरवर्ड है और ये वाला रिवर्स है, तो इसका कोई यहां पे काम नहीं है, पर ये वाला आपको पहले हाफ साइकिल में आउटपुट दे देगा। फिर जब दूसरे हाफ साइकिल की बात करो तो ये वाला आपका नीचे चला गया नेगेटिव, तो इसका कोई काम नहीं है, पर अभी ये पॉजिटिव हो गया तो ये आपको आउटपुट दे देगा इधर, यानी ये आउटपुट ए का है, ये आउटपुट बी का है। फिर जब तीसरे हाफ साइकिल की बात करो तो वापिस ये पॉजिटिव आ गया और ये कहां चला गया, नीचे चला गया, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, ये हमें आउटपुट दे देगा, यानी तीसरे में भी आउटपुट मिलेगा। ये किस वजह से है, तो यहां पे आपको इस तरीके से आउटपुट, किसका आउटपुट कब मिलता है वो याद रखना है। तो जो वाला ऊपर होगा वो आउटपुट दे देगा, यानी यहां पे एक ही इनपुट था, तो जब वो एक ही इनपुट जब नीचे चला गया तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिला, पर जब वो दो बार पॉजिटिव में था तब आपको दोनों बार इनपुट मिला, यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में याद रखना है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी एफ होती है, और फुल वेव के अंदर जब फ्रीक्वेंसी एफ हो तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 2f हो जाती है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। इसका रीजन क्या है, तो आप एक साइकिल की ड्यूरिंग सोचो, एक साइकिल आप सोचो यहां से यहां, तो एक बार करंट वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है और आउटपुट में भी एक साइकिल की ड्यूरिंग एक ही बार हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इनपुट की जितनी है उतनी ही आउटपुट की है। पर आप लोग यहाँ पे एक साइकिल सोचो, तो एक साइकिल में आप किसी भी एक इनपुट को देखो तो वो एक ही बार मैक्सिमम हो रहा है, पर हमारा आउटपुट एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल। स्पेस अच्छे से आप लोग ध्यान रखना, एमसीक्यूज स्पेस से बनते हैं, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी आपको गिवन है। ठीक है, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। अभी सबसे आखिरी जो 2 ग्राफ बचे हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले मैं बस आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे मेहनत से सारी चीजें लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे और आगे शेयर करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोज बनाने का और आपके लिए ऐसे अमेजिंग फ्री कंटेंट लेके आने का। ठीक है, तो सुनिए, समझ लेते हैं लास्ट 2 ग्राफ। फोटो डायोड, देखो फोटो डायोड में सिंपल सा ग्राफ है। फोटो डायोड आपको याद रखना है कि वो रिवर्स बायस में काम करता है। सबको पता है फोटो डायोड किसमें काम करता है, रिवर्स बायस में। तो उसके अंदर अलग अलग कंडीशन में जो सैचुरेशन करंट मिलते हैं वो अलग अलग मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा डोपिंग किया है, वो सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे ज्यादा करंट नीचे वाला होता है, क्योंकि ये लाइन क्या दिखा रही है आपको, करंट दिखा रही है। सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे नीचे वाला। और एक और बात याद रखनी है कि वो क्या है, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में होता है। ठीक है,
सबसे लास्ट जो ग्राफ है आपका सोलर सेल का, सोलर सेल में आपको ऐसे यू वाला ये शेप याद रखना है, सीधा याद रखना है कि सीधा ग्राफ आ जाए आपको एमसीक्यू में पूछ ले किसका ग्राफ है सोलर सेल का। उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। अभी ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज यानी वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर भी आपको करंट 0 मिल रहा है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, यानी यहाँ पे करंट 0 है। और जब आप इसको यहां से ऐसे नीचे लेके आओगे ये पॉइंट के ऊपर शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि करंट आपका मैक्सिमम हो गया है। करंट क्या हो गया आपका मैक्सिमम हो गया है। तो 2 चीजें याद रखनी है, शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारे सारे ग्राफ्स खत्म हो रहे हैं एनसीईआरटी के। अभी मैं आई होप कि आपको सारे ग्राफ समझ में आए हैं। अच्छे से आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।